only 2 engines are now being fired, and we are nearly at 0 velocity, vertical and horizontal. We were hovering and now we are approaching the moon's surface. जी हाँ, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। और इस एक पल के साथ भारत ने चांद पर तिरंगा फहरा दिया। इसरो ने चंद्रयान 3 के लैंडर को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक पहुंचाकर देश ही नहीं दुनिया को चमत्कृत करने का काम किया। भारत के वैज्ञानिकों ने वह कर दिखाया जो विश्व का कोई देश और यहाँ तक कि अमेरिका और रूस भी नहीं कर सका था, यानी चांद के दक्षिणी ध्रुव को छूने की चुनौती। और सॉफ्टली चंद्रमा की सतह पे लैंड हो चुका है। चंद्रयान 3 ने इसी वर्ष 14 जुलाई को इसरो के सबसे शक्तिशाली रॉकेट LVM-3 से श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से उड़ान भरी और 23 अगस्त को सफलतापूर्वक चांद की सतह पर उतर गया। इस उपलब्धि ने न केवल वैश्विक मंच पर भारत का मान बढ़ाया, बल्कि चांद को समझने और परखने की एक सीढ़ी भी चढ़ा है। भारत की इस उपलब्धि के साथ सिर्फ देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को एक बड़ी छलांग मिली है। मेरे प्यारे परिवारजनों, जब हम अपनी आंखों के सामने ऐसा इतिहास बनते हुए देखते हैं तो जीवन धन्य हो जाता है। ऐसी ऐतिहासिक घटनाएं राष्ट्र जीवन की चिरंजीव चेतना बन जाती है। चांद की सतह पर जहां चंद्रयान 3 की लैंडिंग हुई थी, उसका नाम शिव शक्ति पॉइंट रखा गया। साथ ही 23 अगस्त के दिन को अब राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाएगा। चंद्रयान की कामयाबी ने भारतवासियों को गर्व की ऐसी अनुभूति कराई जो सीना चौड़ा करने के साथ खुशियों से सराबोर कर देने वाली थी। 'दुनिया ने देखा भारत का जलवा, दुनिया ने देखी भारत की ताकत। जब इस साल दिल्ली में हुआ G20 का भव्य आयोजन, दुनिया के सारे ताकतवर नेता दिल्ली आए और इस आयोजन की सफलता देखकर सारी दुनिया दंग रह गई। 9 और 10 सितंबर को भारत की अध्यक्षता में हुआ G20 सम्मेलन कई उपलब्धियों का गवाह बना। ये पीएम मोदी की कूटनीतिक सफलता का ही परिणाम है कि सभी सदस्य देशों ने दिल्ली घोषणा पत्र को सर्वसम्मति से स्वीकार किया। रूस यूक्रेन युद्ध पर विश्व नेताओं के बीच प्रमुख मतभेदों को दूर करते हुए भारत ने नई दिल्ली G20 नेताओं की घोषणा को अपनाकर एक बड़ी कूटनीतिक जीत हासिल की। भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे और वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन जैसी पहलों की भी घोषणा की। इतना ही नहीं, भारत के प्रयासों से G20 समूह में 55 देशों के संगठन अफ्रीकन यूनियन को प्रवेश भी मिला। इसके अलावा ग्लोबल साउथ की आवश्यकताओं पर ध्यान देने पर सहमति बनी। G20 के लिए दिल्ली को दुल्हन की तरह सजाया गया था और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। पूरे साल 2023 में भारत में 50 से अधिक स्थानों पर G20 की 200 से अधिक बैठकें आयोजित की गई थी। G20 शिखर सम्मेलन केवल आधिकारिक बैठकों और राजनयिक समझौतों के बारे में ही नहीं था, बल्कि ये भारत की संस्कृति को प्रकट करने वाला उत्सव भी था, जिसमें भारत की समृद्ध विरासत और जीवंत परंपराओं को प्रदर्शित किया गया। दो 2023 में दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत को मिला नया संसद भवन। लोकतंत्र के इस नए मंदिर का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतवर्ष की हजार वर्ष पुरानी सांस्कृतिक परंपरा के अनुसार किया। इस समारोह का सबसे बड़ा आकर्षण था राजदंड यानी सेनगोल, जिसे अपने हाथों में लेकर प्रधानमंत्री मोदी नए संसद भवन के अंदर पहुंचे और इसे लोकसभा अध्यक्ष के आसन के पास स्थापित किया। नए संसद भवन की जरूरत काफी लंबे समय से महसूस की जा रही थी। आखिरकार अब ये जरूरत पूरी हो गई। अब नए संसद भवन के लोकसभा कक्ष में पहले के 550 की जगह 888 सदस्य और राज्यसभा में 250 की जगह 384 सदस्य बैठ सकेंगे।
ये नया संसद भवन 3 मंजिला है जो 64,500 वर्ग मीटर के दायरे में फैला है। इस नए भवन के निर्माण की लागत करीब 1200 करोड़ रुपए आई। – 2023 के अंत में सत्ता का सेमीफाइनल हुआ, जिसमें बीजेपी ने जीत का परचम फहराकर विरोधियों को 2024 के आम चुनाव से पहले एक बड़ा झटका दिया। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने एक तरफा जीत हासिल की। वहीं कांग्रेस को सिर्फ तेलंगाना में जीत के साथ संतोष करना पड़ा। बीजेपी ने एमपी में 230 में से 163 सीटें जीती। राजस्थान में बीजेपी को 200 में से 115 सीटों पर जीत मिली। वहीं छत्तीसगढ़ में तमाम अनुमानों के उलट बीजेपी ने 90 में से 54 सीटें जीत ली। लेकिन इन नतीजों से भी चौंकाने वाला था इन राज्यों में मुख्यमंत्रियों का चेहरा। बीजेपी ने एमपी में जहां डॉक्टर मोहन यादव को मुख्यमंत्री के रूप में चुना, वहीं राजस्थान में बाजी लगी भजन लाल शर्मा के हाथ। उधर छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने रायपुर की गद्दी पर विष्णु देव साय को बैठाया। इस साल की सबसे बड़ी राजनीतिक घटनाओं में से एक है 2024 के चुनावों के लिए विपक्षी पार्टियों का एकजुट होना। विपक्षी पार्टियों की पहली बैठक 23 जून को पटना में हुई, जिसमें एक विपक्षी गठबंधन बनाने पर आम सहमति बनी। दूसरी बैठक 17 जुलाई को बेंगलुरु में हुई, जिसमें इस गठबंधन का नाम INDIA रखने का ऐलान किया गया। INDIA यानी इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस। 28 विपक्षी पार्टियों का ये गठबंधन तो तैयार हो गया, लेकिन इसके बनने के साथ ही कई मुद्दों पर आपसी मतभेद भी सामने आते रहे। गठबंधन बने अब तक 6 महीने हो चुके हैं, साल जा रहा है, लेकिन अभी तक सीटों के बंटवारे को लेकर आम सहमति नहीं बन पाई है। वहीं गठबंधन का चेहरा कौन होगा, इसे लेकर भी आए दिन अलग अलग नेताओं के अलग अलग बयान सामने आते रहे। एनसीपी के धाकड़ नेता और शरद पवार के भतीजे अजीत पवार ने इस साल खूब सुर्खियां बटोरी। इस साल जून में जब महागठबंधन की नींव पड़ रही थी, ठीक उसी समय अजीत पवार ने विपक्षी दलों की एकता को तगड़ा झटका देते हुए एनडीए का दामन थाम लिया। राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले चाचा शरद पवार देखते रह गए और उनके भतीजे अजीत पवार ने उनकी पार्टी एनसीपी तोड़कर 2 जुलाई को महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री के पद की शपथ ली। अजीत पवार की इस बगावत के बाद महाराष्ट्र की राजनीति के पूरे समीकरण बदल गए हैं, जिसका असर 2024 में देखने को मिल सकता है। 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के मोदी सरकार के फैसले पर मुहर लगा दी। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 जजों की बेंच ने सर्वसम्मति से जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को हटाना वैध माना। इस फैसले को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि 5 अगस्त 2019 को भारत की संसद के लिए फैसले को संवैधानिक तौर पर स्वीकृति मिल गई है। सर्वोच्च न्यायालय ने 11 दिसंबर को अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि 370 एक अस्थायी प्रावधान था और राष्ट्रपति के पास इसे हटाने की शक्ति थी। अदालत ने कहा कि जम्मू कश्मीर के पास बाकी राज्यों से अलग कोई संप्रभुता नहीं है। नए संसद भवन में 19 सितंबर को पहली बार संसद की कार्यवाही शुरू हुई और इसी दिन सदन में पेश किया गया ऐतिहासिक महिला आरक्षण बिल। इस विधेयक में संसद और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण देने का प्रावधान किया गया। इस विधेयक को नाम दिया गया नारी शक्ति वंदन अधिनियम। 3 दिन की चर्चा के बाद 21 सितंबर को संसद के दोनों सदनों से महिला आरक्षण बिल पास हो गया। ये बिल पिछले 27 साल से लटका हुआ था और जैसे ही इसका रास्ता साफ हुआ, पूरे देश में महिलाओं ने जश्न मनाया। महिला आरक्षण बिल देश की 69 करोड़ महिलाओं की उम्मीद है, क्योंकि इसके बाद अब राजनीति में भी महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी।
21 दिसंबर को देश की संसद ने गुलामी के एक और चिन्ह को मिटा दिया। देश के आपराधिक कानूनों में बदलाव से जुड़े 3 विधेयक संसद से पास हो गए। इसी के साथ अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे 125 साल से अधिक पुराने 3 कानून इतिहास बन जाएंगे। भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी को अब भारतीय न्याय संहिता 2023 के नाम से जाना जाएगा। ये नए कानून मौजूदा आपराधिक न्याय प्रणाली में एक बड़ा बदलाव लाएंगे। वर्तमान कानून में केवल दंडात्मक कार्रवाई के प्रावधान हैं, लेकिन नए कानून मानवीय दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए तैयार किए गए हैं। इसमें महिलाओं और बच्चों को प्राथमिकता दी गई है। इसमें पहली बार आतंकवाद को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है, जबकि मॉब लिंचिंग के लिए मौत की सजा का प्रावधान रखा गया है। हमेशा विवादों में रहने वाली टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा का विवादों ने पीछा 2023 में भी नहीं छोड़ा। इस साल उस समय राजनीतिक तूफान आ गया जब भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने यह आरोप लगाया कि महुआ मोइत्रा व्यक्तिगत आर्थिक लाभ जैसे नकदी और गिफ्ट को लेकर संसद में सवाल पूछती हैं। आरोप के मुताबिक महुआ की ओर से संसद में पूछे गए 61 में से 50 प्रश्न संदेह के दायरे में थे। ये व्यवसायी दर्शन हीरानंदानी और उनके समूह के व्यावसायिक हितों की रक्षा या उन्हें कायम रखने के इरादे से पूछे गए थे। इन आरोपों की जांच संसद की एथिक्स कमेटी ने की और 8 दिसंबर को महुआ मोइत्रा की लोकसभा की सदस्यता चली गई। हर तरफ कैश ही कैश। इतने सारे नोट की इन्हें गिनने में मशीन भी फेल हो गई। काली कमाई का ये खजाना झारखंड से कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य धीरज प्रसाद साहू का है। इनकम टैक्स विभाग ने सांसद धीरज साहू के झारखंड, ओडिशा और बंगाल के ठिकानों पर जब छापेमारी की तो इतना खजाना देखकर पूरे देश की आंखें फटी की फटी रह गई। आयकर विभाग के मुताबिक तलाशी अभियान के दौरान धीरज साहू के पास 351 करोड़ रुपए से अधिक का कैश जब्त किया गया। खास बात यह है कि धीरज साहू और उनका परिवार शराब के व्यापार से जुड़ा हुआ है। कुल मिलाकर इस कैश कांड से 2023 के जाते जाते कांग्रेस की जबरदस्त किरकिरी हुई है। तेरह दिसंबर का दिन एक बार फिर संसद के लिए दुर्भाग्यपूर्ण साबित हुआ। संसद पर आतंकी हमले की 22वीं बरसी पर 13 दिसंबर को लोकसभा में विजिटर्स गैलरी से 2 युवक अचानक से कूद गए। ये युवक सदन की बेंच पर कूदते हुए आगे बढ़ने लगे। इसी बीच उन्होंने जूते से निकालकर कुछ स्प्रे किया, जिससे सदन में पीला धुआं फैलने लगा। इस दौरान संसद में अफरा तफरी मच गई। हालांकि कुछ सांसदों ने इन्हें पकड़ लिया और सुरक्षा कर्मियों के हवाले कर दिया। इस घटना को लेकर संसद से लेकर सड़क तक खूब हंगामा हुआ। विपक्ष ने जहां सरकार को घेरने की कोशिश की, वहीं सरकार ने इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच का ऐलान कर दिया। इस मामले में अब तक 6 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। इस साल जब पूरा देश दिवाली की खुशियां मना रहा था, तब एक ऐसी खबर आई जिसने पूरे देश को चिंता में डाल दिया। दरअसल उत्तराखंड के सिलक्यारा में बड़कोट के बीच बन रही निर्माणाधीन सुरंग में मलबा गिर गया, जिसके बाद सुरंग के अंदर काम कर रहे 41 मजदूर फंस गए। इस घटना के बाद शुरू हुआ एक ऐसा रेस्क्यू ऑपरेशन जिसे इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। इस पूरे बचाव अभियान पर पीएमओ के अधिकारियों से लेकर राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय राज्य मंत्री वीके सिंह मौके पर बने रहे। एनडीआरएफ की देखरेख में चलाए गए इस बचाव कार्य में कई दिक्कतें भी आईं, लेकिन पूरे 16 दिन बाद इस जंग में जिंदगी की जीत हुई और 41 मजदूर पाइप के रास्ते सही सलामत बाहर निकाल लिए गए, जिसके बाद पूरे देश ने राहत की सांस ली। फोटो देख रहे हैं, मैं वो कोई फैक्ट चेक करना चाहता है कि राज्य मुसलमानों को आज गर्मियों सवाल है। आसान नहीं होता सच के लिए लड़ना। जिसकी आवाज कोई नहीं बनेगा, उसकी आवाज हम बने। जो डर जाते हैं वो झूठ से कहां टकराते हैं। जो गरीब के स्कूल में, गरीब के स्वास्थ्य के लिए खर्च होना चाहिए, वो लूट कर इन्होंने अमीर ठेकेदारों को दे दिया। लॉ एंड
सच को जानना हो तो झूठ पर करना होता है प्रहार, हर बार बार बार। मैंने आपसे पूछा, आपने ठीक है नहीं कहा ना आपने। और कोई मुद्दा नहीं है तो सोनिया गांधी की गुडबुक में मैं अपना नाम गोल्डन अक्षरों में कैसे दाखिल करूं? इसलिए ना फेक न्यूज ना झूठ, हमेशा सच के साथ 2-2। देखिए मेरे साथ 2-2 सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। इस साल 2 जून को उड़ीसा के बालासोर से एक दिल दहला देने वाली खबर आई। यहाँ हुए भीषण ट्रेन हादसे के कारण 296 लोगों ने जान गंवा दी और 1200 से ज्यादा लोग घायल हुए। यह भीषण हादसा तब हुआ जब बालासोर जिले के बहनाग बाजार स्टेशन के पास कोरोमंडल एक्सप्रेस दूसरी लाइन पर खड़ी एक मालगाड़ी से टकरा गई और उसके कुछ डिब्बे यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस से टकरा गए। जिसने भी ये खौफनाक मंजर देखा उसका दिल दहल गया। दुर्घटना के बाद रेलवे ने घोषणा की कि मृतकों के परिवारों को 10 लाख, गंभीर रूप से घायल को 2 लाख और मामूली चोट वाले लोगों को 50,000 का मुआवजा दिया जाएगा। बालासोर ट्रेन हादसा लंबे समय तक याद किया जाएगा। ये वो वीडियो है जिसे साल 2023 में सबसे ज्यादा देखा गया। 3 शूटरों ने पुलिस कस्टडी में यूपी के माफिया सरगना अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की गोली मारकर हत्या कर दी। दरअसल इसी साल उमेश पाल को 24 फरवरी को दिन दहाड़े गोलियों से भूनकर मौत के घाट उतार दिया गया था। उमेश पाल 2005 के राजू पाल हत्याकांड का मुख्य गवाह था। उमेश पाल की हत्या का आरोप अतीक अहमद की पत्नी शाहिस्ता परवीन, भाई अशरफ, बेटे असद पर लगा था, जिसके बाद अतीक के बेटे असद को यूपी पुलिस ने एक एनकाउंटर में ढेर कर दिया और जिसके बाद अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ का भी खात्मा हो गया। वारिस पंजाब दे का मुखिया अमृतपाल सिंह 2023 की शुरुआत से खबरों में बना हुआ था। वो लगातार विवादित बयान देकर माहौल खराब करने की कोशिश कर रहा था। आपको बता दें कि अजनाला हिंसा मामले में पुलिस जब अमृतपाल सिंह को गिरफ्तार करने गई तो वो पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। पुलिस ने अमृतपाल की तलाश में पंजाब सहित अन्य राज्यों में भी अभियान चलाया, जिसके बाद 36 दिन बाद 23 अप्रैल को पंजाब पुलिस ने अमृतपाल को मोगा जिले के रोड़ी गांव से गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल अमृतपाल असम के डिब्रूगढ़ की जेल में बंद है। – 2023 में भी पीएम नरेंद्र मोदी का जादू न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में देखा गया। अमेरिका की जानी मानी कंसल्टेंसी फर्म मॉर्निंग कंसल्ट के एक सर्वे के अनुसार पीएम मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता आंके गए। इस सर्वे में पीएम मोदी को 76% अप्रूवल रेटिंग मिली। इस लिस्ट में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन 40% अप्रूवल रेटिंग के साथ 7वें स्थान पर रहे। मॉर्निंग कंसल्ट की ओर से एकत्र किया गया डेटा 22 वैश्विक नेताओं के सर्वे पर आधारित रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रेडियो कार्यक्रम मन की बात ने साल 2023 में एक नई ऊंचाई को छुआ। इस 30 अप्रैल को मन की बात का 100वां एपिसोड प्रसारित हुआ, जिसे बड़ी तादाद में देश विदेश में भारतीयों ने सुना। मन की बात की शुरुआत 3 अक्टूबर 2014 को की गई थी। तब से ये रेडियो कार्यक्रम हर महीने के आखिरी रविवार को सुबह 11 बजे प्रसारित होता है। वैसे तो मन की बात के हर एपिसोड में पीएम मोदी कोई न कोई संदेश देते हैं, लेकिन अब तक किए गए प्रसारण में घरेलू खिलौनों को प्रोत्साहन और कोविड के समय में प्रधानमंत्री की अपील बेहद सफल साबित हुई। वहीं पीएम मोदी ने जब से मन की बात कार्यक्रम शुरू किया है, तब से देश में रेडियो के श्रोताओं की संख्या में काफी इजाफा हुआ है।
2023 में तीर्थ नगरी ओमकारेश्वर में जगत गुरु आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ वननेस का अनावरण किया गया। बाल स्वरूप में स्थापित आदि गुरु शंकराचार्य की इस प्रतिमा को स्टैचू ऑफ वननेस यानी एकात्मता की प्रतिमा कहा गया। माना जाता है कि केरल में जन्मे शंकराचार्य बाल्यावस्था में ही संन्यास लेने के बाद ओमकारेश्वर पहुंचे थे, जहां उन्होंने गुरु गोविंद भागवत पाद से 4 वर्ष रहकर विद्या प्राप्त की। ओमकारेश्वर से 12 वर्ष की आयु में देश के अन्य हिस्सों में अद्वैत वेदांत के प्रसार के लिए आदि शंकराचार्य ने प्रस्थान किया था। प्रधानमंत्री मोदी ने 20 अक्टूबर को दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम यानी RRTS का उद्घाटन किया। यह देश की पहली सेमी हाई स्पीड रैपिड ट्रेन है। रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम को नमो भारत के नाम से जाना जाएगा। दिल्ली से मेरठ के बीच 82 किलोमीटर के रूट पर चलने वाली यह हाई स्पीड ट्रेन होगी। पहले फेज में लोग साहिबाबाद से दुहाई डिपो तक सफर कर सकेंगे। इस प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद दिल्ली NCR के करोड़ों लोगों को फायदा मिल सकेगा। – 2023 के सबसे खूबसूरत लम्हों में से एक खूबसूरत लम्हा ये भी रहा। इस साल विश्व कप 2023 के सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ विराट कोहली ने 50वां वनडे शतक पूरा किया। वो ऐसा करने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए हैं। इस शतक के साथ उन्होंने सचिन तेंदुलकर के सबसे ज्यादा 49 वनडे शतक का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। खास बात यह है कि जब विराट ने मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में यह इतिहास रचा तो मैदान में ये दृश्य देखने के लिए खुद मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर भी मौजूद थे। इस साल एशियन गेम्स में भारत ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए पहली बार मेडल की सेंचुरी लगाई। देश ने 72 साल के एशियन गेम्स के इतिहास में अपना बेस्ट प्रदर्शन किया और कुल 107 मेडल जीते, जिसमें 28 गोल्ड, 38 सिल्वर और 41 ब्रॉन्ज शामिल रहे। भारत ने 37 साल बाद मेडल टैली के टॉप 5 पोजीशन में जगह बनाई। भारत चीन, जापान और साउथ कोरिया के बाद चौथे स्थान पर रहा। खास बात यह है कि भारत को 2018 के पिछले एशियाड में 70 मेडल मिले थे। Right. Are you guys ready? Ooh! RRR! RRR! నా పాట చూడు నా పాట చూడు నా పాట చూడు నాటు 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 నాటు। SS राजामौली की फिल्म RRR के सॉन्ग नाटू नाटू ने ऑस्कर 2023 में इतिहास रचते हुए अवार्ड अपने नाम कर लिया। इस गाने को ऑस्कर अवार्ड 2023 के बेस्ट सॉन्ग कैटेगरी में शॉर्टलिस्ट किया गया और इस लिस्ट में शामिल 15 गानों को हराकर नाटू नाटू ने बाजी मार ली। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए एनपीएस जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, एनपीएस से आज ही करे तैयारी। एनपीएस जरूरी है। माँ, ये खीर किसके लिए? आज तेरे दादाजी का जन्मदिन है, उनके लिए। तो मैं दादाजी को क्या दूँ? अपना मोबाइल फोन देना। ये क्या कर रही है? दादाजी के लिए आयुष्मान कार्ड बना रही हूँ। घर बैठे? हाँ। आयुष्मान ऐप पर जाकर
अपना या परिवार के सदस्य का नाम लाभार्थी सूची में ढूंढें। आधार OTP या फेस ऑथ द्वारा ऑथेंटिकेट करें। डिटेल्स भरें। अब मोबाइल से फोटो खींचकर अपलोड करें। दादाजी, ये लीजिए अपना आयुष्मान कार्ड। ये उपहार तो जीवन भर काम आएगा। और एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है। 5 लाख तक के मुफ्त उपचार की गारंटी। स्वास्थ्य का वरदान आयुष्मान। यही तो है देश का सबसे पुराना पंचांग। 1937 से लेकर आज तक लाला राम स्वरूप का RC एंड सन्स वाला कालांतर। नमस्कार, मेरा नाम है अक्षय डोंगरे और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम भारत के रक्षक। यह कहानी है कि किस तरह से भारतीय सशस्त्र बल आत्मनिर्भरता की ओर अपने कदम लगातार बढ़ा रहे हैं, किस तरह से मानवीय योगदान हो या फिर आपस में तालमेल बढ़ाना, किस तरह से कदम बढ़ाए गए भारतीय सशस्त्र दलों द्वारा और किस तरह से आगे के लिए भारतीय सशस्त्र बल अपनी रणनीति तय कर रहे हैं। देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम। भारत के लिए वह एक ऐतिहासिक गौरवमय क्षण था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में स्वदेश निर्मित पहले ट्विन सीटर तेजस विमान में उड़ान भरी। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की यात्रा को सशक्त करता यह बहुउद्देशीय लड़ाकू विमान है जो किसी भी परिस्थिति और मौसम में भारतीय वायुसेना की मजबूती का परिचय कराता है। प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तेजस विमान में उड़ान भरी वह इस विमान का पहला ट्विन सीटर संस्करण है जिसे इसी साल भारतीय वायुसेना को सौंपा गया था। जानकारी के मुताबिक इस ट्विन सीटर विमान का उपयोग मुख्य रूप से भारतीय वायुसेना के पायलटों के प्रशिक्षण उद्देश्यों के लिए किया जाएगा। हालांकि यह विमान युद्ध जैसी परिस्थितियों के लिए भी पूरी तरह से सक्षम है। जी-सूट पहने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्रुप कैप्टन देवंजन मंडल द्वारा उड़ाए गए विमान में सवार थे। बेंगलुरु से भरी गई इस 30 मिनट की उड़ान के दौरान प्रधानमंत्री ने लड़ाकू विमान तेजस की क्षमताओं का प्रदर्शन भी देखा। इस उड़ान को भारत के अपने घरेलू रक्षा उत्पादों पर विश्वास और गौरव के प्रमाण के रूप में देखा गया। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया के जरिए इस ऐतिहासिक पल पर देश को अपनी शुभकामनाएं भी दी। उन्होंने कहा, तेजस पर सफलतापूर्वक उड़ान पूरी हुई। यह अनुभव अविश्वसनीय रूप से समृद्ध था, जिसने हमारे देश की स्वदेशी क्षमताओं में मेरे विश्वास को काफी बढ़ा दिया और मुझे हमारी राष्ट्रीय क्षमता के बारे में गर्व और आशावाद की एक नई भावना के साथ छोड़ दिया। भारतीय वायुसेना के पास वर्तमान में 40 तेजस मार्क 1 विमान हैं और 83 तेजस मार्क 1A के लिए ऑर्डर दिया गया है, जिसमें अपडेटेड एवियोनिक्स के साथ साथ एक सक्रिय इलेक्ट्रॉनिक रूप से संचालित रडार, अपडेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स, वॉरफेयर सूट और दृश्य सीमा से परे मिसाइल क्षमता शामिल है। भारतीय वायुसेना 100 और तेजस विमानों का ऑर्डर देने का विकल्प भी तलाश रही है। दरअसल भारतीय वायुसेना ने अपने बेड़े से पुराने विमानों को हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। The LCA was designed from the ground up to be a replacement for the large MiG-21 and MiG-23, MiG-27 fleet that we had. So apart from the 83 LCA that have already been contracted for, we are looking at moving the case for around 100 more aircraft. जबकि तेजस भारत की आत्मनिर्भरता की यात्रा में आशा की एक चमकती किरण बन गया है, यह वर्ष भारत के स्वदेश एरोस्पेस क्षेत्र में एक और महत्वपूर्ण प्रगति लेकर आया है और इस बार यह एक स्टेल्थ टेक्निक है। दिसंबर में भारत मिसाइल दागने और बम गिराने में सक्षम स्वदेशी स्टेल्थ लड़ाकू ड्रोन विकसित करने के करीब पहुंच गया है। यह एक ऐसा मंच होगा
जो सेना की क्षमताओं को बढ़ावा देगा। इसके साथ ही रक्षा मंत्रालय ने भी घोषणा की है कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने कर्नाटक के चित्रदुर्ग में एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज से स्वायत्त उड़ान विंग प्रौद्योगिकी प्रदर्शक का सफल उड़ान परीक्षण किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रणाली के सफल उड़ान परीक्षण के लिए DRDO, सशस्त्र बलों और उद्योग को बधाई दी। उन्होंने कहा कि स्वदेशी रूप से ऐसी महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों के सफल विकास से सशस्त्र बल और मजबूत होंगे। पहली बार उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आयोजित भारतीय वायुसेना दिवस के दौरान वायुसेना ने दुनिया के सामने अपने कौशल और तकनीकियों का प्रदर्शन किया। यह एयर शो दुनिया के सबसे उन्नत विमानों में से कुछ का मिश्रण था। वायुसेना के उद्देश्यों पर बात करते हुए वायुसेना प्रमुख ने दुनिया में बढ़ती चुनौतियों के बीच आत्मनिर्भरता के महत्व पर प्रकाश डाला। The last 1 year has brought its fair share of challenges our way. I am happy to note that the Indian Air Force has performed exceedingly well and passed every test with flying colors. We have not only circumvented challenges, but also turned those challenges into opportunities. The current geopolitical landscape has provided us an opportunity to reduce dependency on imports by developing indigenous capability. We have successfully inducted the first batch of Agniveers, and subsequent batches, including women Agniveers, are presently undergoing basic training. The rigor of training has been increased across the board for all training curriculums with more emphasis on self-learning and self-education. नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरिकुमार की उपस्थिति में भारतीय नौसेना में INS बगीर को कमीशन किया जाना भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 75 और मेक इन इंडिया पहल की दिशा में एक प्रमुख मील का पत्थर है। कई उन्नत विशेषताओं से लैस इस पनडुब्बी में जहाज विरोधी मिसाइलें भी शामिल है। INS बगीर को अब तक की सभी स्वदेशी निर्मित पनडुब्बियों में सबसे कम समय में निर्माण करने का गौरव प्राप्त है। पनडुब्बी ने 22 फरवरी को अपनी पहली समुद्री उड़ान भरी। कई कठिन समुद्री परीक्षणों से गुजरने के बाद पनडुब्बी को नौसेना में कमीशन किया गया। Vagir takes its name from the sandfish, a deadly deep-sea predator of the Indian Ocean that is both fearless and stealthy. And true to the name, in its new avatar also, she is a lethal platform with a formidable weapon package and state-of-the-art stealth technology. These aspects also serve to reinforce the Indian Navy's unequivocal commitment and steadfast resolve to be a fully Atmanirbhar force by 2047. Every submarine imbibes a unique spirit, which is shaped by her crew, which in turn shapes them. Vagir is no exception. I am certain she will combine the indomitable spirit of old Vagir and latest technology to give her the edge. MS ग्रुप फ्रांस के सहयोग से मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई द्वारा भारत में 6 स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बियों का निर्माण किया जा रहा है। With every submarine we deliver, we dive deeper, redesigning and re-engineering to enhance safety and combat capability. Every boat that comes out of Mazagon Dock comes with that commitment. प्रोजेक्ट 17A फ्रिगेट श्रृंखला का यह 7वां जहाज है। इसमें कई बेहतर फीचर्स, उन्नत हथियार, सेंसर्स और प्लेटफॉर्म प्रबंधन सिस्टम की भी व्यवस्था है। कई कार्यों में दक्ष और अन्य दूसरी विशेषताएं महेंद्रगिरी को भारत की समुद्री शक्ति का एक अनूठा उपकरण बनाती है। रक्षा क्षेत्र में बढ़ती स्वदेशी क्षमताओं के साथ साल 2023 ने भारत की रक्षा विनिर्माण क्षमताओं के विकास को भी उजागर किया। इसी साल भारतीय नौसेना को निर्धारित समय से 4 महीने पहले स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक के प्रोजेक्ट 15B क्लास के तीसरे जहाज INS इम्फाल की आपूर्ति की गई थी। नौसेना के युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो द्वारा डिजाइन किया गया यह जहाज महिला अधिकारियों और नाविकों के लिए आवास के साथ कमीशन किया गया पहला नौसेना युद्धपोत है।
इम्फाल, जिसे भारत में निर्मित सबसे बड़े विध्वंसक जहाजों में से एक माना जाता है, 164 मीटर लंबा है और इसकी कई प्रमुख विशेषताएं हैं। 312 व्यक्तियों की क्षमता, 4000 समुद्री मील की शक्ति, 42 दिन के मिशन को दे सकता है अंजाम, 7500 टन भार वहन क्षमता। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में मनाए गए भारतीय नौसेना दिवस के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भरता के महत्व पर प्रकाश डाला। आज मेड इन इंडिया की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। तेजस विमान हो या किसान ड्रोन, यूपीआई सिस्टम हो या फिर चंद्रयान 3, हर जगह हर सेक्टर में मेड इन इंडिया की धूम है। आज हमारी सेनाओं की अधिकतर जरूरतें मेड इन इंडिया अस्त्र शस्त्र से ही पूरी की जा रही है। देश में पहली बार ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का निर्माण शुरू हो रहा है। पिछले साल ही मैंने कोची में स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत को नौसेना में कमीशन किया था। आईएनएस विक्रांत मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत का एक सशक्त उदाहरण है। नौसेना दिवस समारोह के दौरान नौसेना स्टाफ के प्रमुख एडमिरल आर हरिकुमार ने भारतीय नौसेना के पूर्ण स्वदेशी बल बनने के महत्वाकांक्षी लक्ष्यों की घोषणा की। आज हमारा देश एक ऐसा ही दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। 2047 तक विकसित भारत के उस संकल्प की सिद्धि में भारतीय नौसेना अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ रही है। ड्रोन तकनीक से लेकर हेलीकॉप्टर तक और संचार प्रणालियों से लेकर युद्ध टैंकों तक भारतीय सेना भी आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़े कदम उठा रही है। दुनिया भर में हाल के युद्धों से भारत का मुख्य सबक उन्नत अनुसंधान और विनिर्माण क्षमताओं के साथ पूरी तरह से आत्मनिर्भर शक्ति बनना है। Modernization and technology infusion is central to our capability development programs and initiatives. Self-reliance or Atmanirbharta, because that was one of the key lessons that we took from the Russia-Ukraine conflict, the need for us to reduce our dependency on ex-import requirements and to be able to be self-reliant. That has been one focus, and I must say we have done well there. देख रहे हैं, मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। कोई फैक्ट चेकर नहीं चाहता है कि राज्य मुसलमान आज लड़ियों सवाल है। आसान नहीं होता सच के लिए लड़ना। जिसकी आवाज कोई नहीं बनेगा, उसकी आवाज हम बने। जो डर जाते हैं वो झूठ से कहां टकराते हैं। जो गरीब के स्कूल में, गरीब के स्वास्थ्य के लिए खर्च होना चाहिए, वो लूट कर इन्होंने अमीर ठेकेदारों को दे दिया। सच को जानना हो तो झूठ पर करना होता है प्रहार, हर बार बार बार। मैंने आपसे पूछा, आपने ठीक है नहीं कहा ना आपने। और कोई मुद्दा नहीं है तो सोनिया गांधी की गुडबुक में मैं अपना नाम गोल्डन अक्षरों में कैसे दाखिल करूं? इसलिए न फेक न्यूज न झूठ, हमेशा सच के साथ 2-2। देखिए मेरे साथ 2-2, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर।
रक्षा क्षेत्र में जिस तरह से भारत सरकार ने नीतिगत बदलाव किए हैं, उसके चलते न सिर्फ आत्मनिर्भर भारत की तरफ हमारे कदम काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़े हैं, बल्कि अगर निजी क्षेत्र की बात की जाए तो उन्होंने भी अपनी भागीदारी रक्षा क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी है। हम शपथ लेते हैं कि भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। देश की समृद्ध विरासत पर गर्व करेंगे। भारत की एकता को सुदृढ़ करेंगे और देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करेंगे। नागरिक होने का कर्तव्य निभाएंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मेक इन इंडिया पहल भारत रक्षा क्षेत्र में एक क्रांति की तरह उभर कर आई है। इस पहल की सफलता अब जमीन पर स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगी है। भारत का रक्षा निर्यात सर्वकालिक उच्चतम स्तर पर। रक्षा निर्यात वित्त वर्ष 2013-14 में 686 करोड़ रुपए से बढ़कर वित्त वर्ष 2022-23 में लगभग 16,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। देश के रक्षा उत्पादन का मूल्य पहली बार 1 लाख करोड़ को पार कर गया। भारत 85 देशों को रक्षा उत्पाद निर्यात कर रहा है। 100 भारतीय कंपनियां दुनिया को रक्षा उत्पाद निर्यात कर रही है। निर्यात प्रक्रिया को सरल और एंड टू एंड ऑनलाइन निर्यात प्राधिकरण के साथ मिलकर उद्योग अनुकूल बनाया गया है, जिससे देरी कम हुई है और व्यापार करने में आसानी हुई है। रक्षा खरीद पर खर्च में कमी। भूकंप से लेकर बाढ़, चक्रवात से लेकर संघर्षों तक भारतीय सशस्त्र बलों ने एक बार फिर से, चाहे वो बचाव कार्य हो या फिर मानवीय सहायता में, अपनी निपुणता साबित की। और यह मदद केवल भारत तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि दुनिया में जब भी कभी भारत से मदद मांगी गई तो सशस्त्र बलों ने अपनी भागीदारी बढ़ चढ़ कर दी। इसी साल फरवरी में तुर्की और सीरिया में 7.8 तीव्रता का भीषण भूकंप आया। इस भूकंप में 50,000 से अधिक लोग मारे गए, हजारों घर तबाह हो गए और लाखों लोग विस्थापित हो गए। भूकंप आने के तुरंत बाद भारत सबसे पहले प्रतिक्रिया देने वालों देशों में से एक था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बचाव एजेंसियों और भारतीय सशस्त्र बलों की टीमों को खोज और बचाव कार्यों के लिए तेजी से तैनात करने का निर्देश दिया गया। हमारे रेस्क्यू ऑपरेशन के तहत हमने अर्थक्वेक के 80 घंटे बाद और 104 घंटे के बाद 2 बच्चियों को जिंदा रबल्स के बीच में से बचाया, जो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारी। और वहाँ हमारे काम की और हमारे जो वैल्यू सिस्टम है हमारी सभ्यता की, वो वहाँ पर इतनी तारीफ हुई कि हर कोई चाहता था कि हम किसी न किसी तरीके से हिंदुस्तान से जुड़े।
इसी क्रम में इस साल 6 फरवरी को भारतीय वायुसेना के C-17 विमान ने भारतीय सेना, NDRF की टीमों और विशेष रूप से प्रशिक्षित डॉग स्क्वाड के साथ प्रभावित क्षेत्रों के लिए उड़ान भरी। जब भी C-17 किसी दूसरे देश में उतरता है, लोगों के अंदर एक उत्साह होता है कि भारत आ गया है, भारत की फौजें आ गई हैं, अब मदद ज़रूर मिलेगी। भारतीय सेना ने आपदा के बाद 12 घंटों के भीतर राहत सामग्री के साथ अपनी बचाव टीमें तैयार कर ली थी। हम लोगों को देखते ही लोग खड़े होकर के स्वागत करते थे और लोगों के आंखों में जो आंसू होते थे वो नज़र आता था कि हम लोगों के जो हमने काम किया है उनको कितना ज़्यादा एक्सेप्ट किया है। भारत सरकार की त्वरित प्रतिक्रिया और भारतीय सशस्त्र बलों की विशेषज्ञता लोगों की जान बचाने में सहायक बनी। भारतीय सेना का योगदान केवल बचाव कार्यों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने में भी भारतीय सेना का विशेष योगदान रहा। इसके लिए आर्मी फील्ड अस्पताल से 79 मेडिकल स्टाफ को भी भेजा गया। ऑपरेशन दोस्त मानवता के प्रति भारत के समर्पण और संकट में फंसे देशों की मदद के लिए तत्काल खड़े होने के हमारे कमिटमेंट को भी दर्शाता। ऐसे ही अप्रैल माह में जब सूडान में सेना और अर्धसैनिक बलों के बीच गृह युद्ध हुआ, तब भारतीय सशस्त्र बल एक बार फिर बचाव में उतर आए। यह ऑपरेशन भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना के बीच बेहतर तालमेल का एक उदाहरण था। इस सफल ऑपरेशन में 4000 से अधिक लोगों को बचाया गया, जिसमें संघर्ष के चरम के बीच कई विदेशी नागरिक भी शामिल थे। इस ऑपरेशन में भारतीय नौसेना और वायुसेना तब तक तैनात रही जब तक देश के आखिरी भारतीय को बचाकर सुरक्षित भारत नहीं लाया गया। भारत सरकार पर 100% भरोसा था कि हम लोग आराम से पहुंच जाएंगे इंडिया, कोई दिक्कत नहीं है। और हमें अपने भारत सरकार और इंडियन एयरफोर्स और एम्बेसी पे पूरा गर्व है। इंडिया को तो बहुत खुशी हो रही है, अपने देश आ गए इंडियन एम्बेसी के माध्यम से और इंडिया गवर्नमेंट के माध्यम से, बहुत अच्छा लग रहा है। इसी तरह उत्तराखंड में एक सुरंग के ढह जाने से उसमें 41 मजदूर फंस गए, तब भी बचाव कार्यों में भारतीय सेना को लगाया गया। भारतीय वायुसेना की मदद से मशीनों और कई उपकरणों को घटनास्थल तक पहुंचाया जा सका। इन मशीनों के माध्यम से बचाव कार्य संभव हो सका और भारतीय सेना ने फंसे हुए सभी श्रमिकों को बाहर निकालने में सफलता हासिल की। भारतीय बलों की गिनती दुनिया में सबसे पेशेवर और तकनीकी रूप से मजबूत बलों के बीच में होती है, लेकिन बदलते समय और प्रौद्योगिकी से तालमेल बिठाने के लिए सबसे अहम जरिया है संयुक्त सैन्य अभ्यास। और पूरा साल भारतीय सशस्त्र बल ऐसे कई बहुपक्षीय और द्विपक्षीय सैन्य अभ्यासों में भाग लेते रहे, जिसका एक मुख्य उद्देश्य है कि किस तरह से नई तकनीक को जाना जाए और किस तरह से अपने मित्र देशों के साथ में तालमेल और बढ़ाया जाए। चक्रवात में चौंग हो या दक्षिण भारत में मूसलाधार बारिश के कारण आई हुई बाढ़, जब भी कोई मानवीय संकट या जटिल बचाव अभियान होता है तो भारतीय सशस्त्र बलों को न केवल पहले प्रतिक्रियाकर्ताओं के रूप में शामिल किया गया है, बल्कि एक ऐसी शक्ति के रूप में भी देखा गया है जिसने हमेशा अपने कार्य को पूरी तरह से कार्यान्वित किया है। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, NDRF, all central agencies have been doing the best they can to mitigate to the current crisis. सितंबर में भारतीय सेना ने अमेरिकी सेना के साथ एक संयुक्त सैन्य अभ्यास किया। यह द्विपक्षीय युद्ध अभ्यास 25 दिसंबर से 8 अक्टूबर 2023 तक फोर्ट वेनराइट, अलास्का, यूएस में आयोजित किया गया था। यह भारतीय सेना और यूएस की सेना द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित एक वार्षिक अभ्यास था। Exercise युद्ध अभ्यास is an annual exercise which is conducted between the US Army and the Indian Army with an aim to learn from each other the best practices to enhance upon our TTPs, that is the tactics, techniques and procedures. We basically exercise and validate integrated brigade level teams which go, or I would say integrated battle groups which go in for various peacekeeping operations under Chapter 6 and Chapter 7 of UN mandate. अभ्यास के संस्करण में 350 जवानों की भारतीय सेना की टुकड़ी ने भाग लिया। अभ्यास के दौरान दोनों सेनाओं के बीच सर्वोत्तम प्रथाओं का आदान प्रदान भी किया गया। इसका मकसद दोनों सेनाओं के बीच संबंधों को मजबूत करना भी था। It has been a collaborative effort, a lot of deliberations and brainstorming sessions.
and all I can say is that it's been a learning experience. We have shared our working procedures, tactics, techniques and procedures, as well as their functioning of the staff between the two armies. इस साल अप्रैल में भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान और बम गिराने वाले विमान कोप इंडिया 2023 अभ्यास में भाग लेने के लिए भारत में उतरे। अमेरिकी वायुसेना ने B-1B बम गिराने वाले विमान यानी कि बॉम्बर्स और F-15 लड़ाकू विमान के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास में भाग लिया। अभ्यास में भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 MKI, राफेल, तेजस और जागुआर लड़ाकू विमान भी शामिल थे। इसी तरह भारतीय नौसेना ने भी कई संयुक्त नौसेना अभ्यासों में भाग लिया। सितंबर में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की नौसेनाओं ने संयुक्त नौसेना अभ्यास किया। एक्सरसाइज मालाबार के समुद्री चरण में हवा, सतह और समुद्र के नीचे के क्षेत्रों में जटिल और उच्च तीव्रता वाले अभ्यास, हथियार चलाना और क्रॉस डेक हेलीकॉप्टर संचालन भी शामिल था। समुद्र में किए गए संयुक्त अभ्यास से सेनाओं के युद्ध लड़ने के कौशल को निखारने का कार्य भी किया गया। इस वर्ष भारत की सशस्त्र सेनाओं ने राष्ट्र की रक्षा के लिए अपने कौशल में सुधार करने के लिए दुनिया भर की सेनाओं के साथ ऐसे कई अन्य सैन्य अभ्यास किए। चाहे प्राकृतिक आपदा हो या संघर्ष या बात हो किसी जंग से भारतीयों को सुरक्षित निकालने की, हमारे सशस्त्र बल साल भर तत्परता से भारत और भारतीयों की सुरक्षा के लिए लगे रहे और आगे भी लगे रहेंगे। इस कार्यक्रम में केवल इतना ही। देखते रहिए डीडी न्यूज़। उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक, देश हो या दुनिया की खबर है तो पड़ताल जरूरी है। देखिए हमारे साथ मेरे पीछे भारत की सबसे एजेंडा भारत का है और किस तरह से एक नई इस वक्त लोगों को अगर स्वरोजगार से आपने तो इसमें सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए एनपीएस जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, एनपीएस से आज ही करें तैयारी। एनपीएस जरूरी है। चाय की प्याली के साथ खबरों से भरी नई सुबह, देश की राजनीति, आम जन की कहानी, विदेशों की हलचल, कारोबार का गुणा भाग, खेल का मैदान, मनोरंजन और ज्ञान विज्ञान, विरासत और संस्कृति के साथ सेहत की बात और ग्लैमर का तड़का। सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 से 9 बजे। सुकून से भरा नया सवेरा। राजनीति की चाल से दुनिया के हाल तक, खेल के मैदान से किसान के खलियान तक, दिन भर की हर छोटी बड़ी खबर को समेटे खबर के हर किरदार को दिखाते हैं हम। डीडी न्यूज का प्राइम टाइम शो, सटीक और भरोसेमंद खबरें, खबर ही नहीं खबर का विश्लेषण भी, नए तेवर, नए कलेवर, नई धार और नई रफ्तार के साथ देखिए न्यूज नाइट हर रात 8 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर।
गरीबी खत्म करने की गारंटी अब नारों से निकलकर सीधे जमीन पर पहुंच रही है। सरकार हाशिए पर खड़े लोगों से सीधे संपर्क कर पूछ रही है कि यदि किसी योजना का लाभ उन तक नहीं पहुंचा है तो वे अब इसे पाने में पीछे न रहें। यानी लक्ष्य यह है कि जिनसे जन की भलाई हो वो योजनाएं 100% लाभार्थियों तक बिना किसी बाधा के समयबद्ध तरीके से पहुंचे। इसी उद्देश्य से 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के दिन आयोजित जनजातीय गौरव दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के खूंटी से विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत की। दशकों तक हमारे देश में सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय और सेक्युलरिज्म न जाने रोज सुबह शाम इसके गीत तो बहुत गाए, बयानबाजी बहुत होती रही। सच्चा सेक्युलरिज्म तभी आता है जब देश के किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव की सारी संभावनाएं खत्म हो जाए। सामाजिक न्याय का भरोसा तभी मिलता है जब सबको बराबरी से, समान भावना से सरकारी योजनाओं का लाभ मिले। दुर्भाग्य से आज भी बहुत से राज्यों में कई गरीब हैं जिनके पास योजनाओं की पर्याप्त जानकारी नहीं है। कई ऐसे भी गरीब हैं जो योजनाओं का लाभ लेने के लिए भाग दौड़ करने में सक्षम नहीं है। आखिर कब तक हम उन्हें उनके हाल पर छोड़े रहेंगे? इसी दर्द में से, इसी पीड़ा में से, इसी संवेदना में से ये एक सोच निर्माण हुई है और इसी सोच के साथ अब विकसित भारत संकल्प यात्रा शुरू हो रही है। विकसित भारत संकल्प यात्रा का देश के लगभग 2.7 लाख ग्राम पंचायतों और लगभग 15,000 शहरी क्षेत्र का दौरा करने का कार्यक्रम है। इसके तहत भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया गया है। अपनी यात्रा के पहले दिन ही विकसित भारत संकल्प यात्रा देश की 259 ग्राम पंचायत में 1 लाख से अधिक लोगों तक पहुंची। इस अभियान के माध्यम से केंद्र सरकार का प्रयास आम लोगों को आवास से लेकर दूसरी जरूरी सेवाएं जैसे स्वच्छता सुविधा, वित्तीय सेवा, बिजली कनेक्शन जैसी मूलभूत सुविधाएं प्रदान करना है। समाज के अंतिम छोर पर बसे लोगों तक खाद्य, सुरक्षा, पोषण, स्वास्थ्य देखभाल, स्वच्छ पेयजल पहुंचाने और क्वालिटी एजुकेशन को लेकर जागरूकता बढ़ाने के साथ साथ सुविधाएं विकसित भी की जाएंगी। विकसित भारत संकल्प यात्रा उन लोगों तक पहुंचने का एक बड़ा माध्यम बन गई है जो अब तक सरकारी योजनाओं से नहीं जुड़ पाए हैं। मोदी की गारंटी वाहन का स्वागत करने के लिए लोग बड़ी संख्या में केंद्रों पर जमा हो रहे हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा की गाड़ी को लोग गारंटी वाली गाड़ी कहने लगे हैं। ये देश के दूर सुदूर इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए उम्मीद की बड़ी किरण साबित हुई है। आज के समय में इसकी कमान देशवासियों ने खुद अपने हाथ में ले ली है। विकसित भारत संकल्प यात्रा आज के समय में वंचितों को उनका हक दिलाने की गारंटी बन चुकी है।
विकसित भारत संकल्प यात्रा का जगह जगह भव्य स्वागत हो रहा है। इसका श्रेय जनता को जाता है, जिसका केंद्र सरकार के प्रति पूरा विश्वास है। अतीत में एक समय ऐसा भी था जब पिछली सरकारों ने नागरिकों की बुनियादी जरूरतों को नजरअंदाज कर दिया था। जब एक बड़ी आबादी घरों, शौचालयों, बिजली, गैस कनेक्शन, बीमा या बैंक खातों जैसी बुनियादी सुविधाओं से वंचित थी। तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति ने सरकारी योजनाओं को कुछ ही लोगों तक सीमित कर दिया था। ऐसी सरकारों के पास नागरिकों का विश्वास नहीं था। वर्तमान सरकार ने खराब शासन को सुशासन में बदल दिया है और संपूर्णता हासिल करने का लक्ष्य रखा। मौजूदा सरकार ने नागरिकों की जरूरतों को पहचाना है और उन्हें अधिकार देने का लगातार प्रयास किया है। यह प्राकृतिक न्याय है या सामाजिक न्याय है। सरकार के दृष्टिकोण के कारण लोगों में एक नई आकांक्षा जगी है और करोड़ों नागरिकों के बीच उपेक्षा की भावना खत्म हुई है। मोदी की गारंटी वहीं से शुरू होती है जहां दूसरों से उम्मीदें खत्म होती हैं। जहां पर दूसरों से उम्मीद खत्म हो जाती है, वहीं से मोदी की गारंटी शुरू हो जाती है। और इसलिए ही मोदी की गारंटी वाली गाड़ी की भी धूम मची हुई है। करीब 1.5 महीने की छोटी सी अवधि में यह यात्रा देश की 68,000 से ज्यादा ग्राम पंचायतों में 2.50 करोड़ से अधिक नागरिकों तक पहुंच गई है। इसके अलावा लगभग 2 करोड़ से ज्यादा व्यक्तियों ने विकसित भारत का संकल्प भी लिया है। विकसित भारत संकल्प यात्रा न केवल एक भरोसा है, बल्कि वास्तविक सुधारों से भरी एक यात्रा है। मोदी की गारंटी की गाड़ी जहां भी जा रही है, वहां लोगों का भरोसा बढ़ा रही है और उनकी उम्मीदों को पूरा कर रही है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान उज्ज्वला गैस कनेक्शन के लिए 4.5 लाख से ज्यादा नए आवेदन दाखिल किए गए हैं। 1.25 करोड़ स्वास्थ्य जांच की गई है। 70 लाख लोगों की टीबी के लिए जांच की गई है और 15 लाख सिकल सेल एनीमिया परीक्षण किए गए हैं। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को बड़ी संख्या में रोजगार उपलब्ध कराने के लिए भी बड़ा अभियान चल रहा है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए गांव में महिलाओं को स्वरोजगार देने के लिए भारत सरकार बहुत बड़ा अभियान चला रही है। बीते वर्षों में देश में लगभग 10 करोड़ बहनें, बेटियां, दीदियां सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हैं। इस देश में सेल्फ हेल्प ग्रुप की दीदियों को बैंकों के माध्यम से 7.5 लाख करोड़ रुपए उनके हाथ में आना, इसकी मदद हो जाना, यानी कितना बड़ा क्रांति भरा काम हो रहा है। इस अभियान से सेल्फ हेल्प ग्रुप की करोड़ों महिलाएं आगे आ रही है। और जैसा मैंने कहा ना, मेरा लक्ष्य है 2 करोड़ नई महिलाओं को मुझे लखपति बनाना है। महिलाओं के नेतृत्व में विकास सुनिश्चित करना प्रधानमंत्री का निरंतर प्रयास रहा है। इस दिशा में एक और कदम उठाते हुए प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री महिला किसान ड्रोन केंद्र का शुभारंभ किया है। यह महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन प्रदान करेगा ताकि वे आजीविका सहायता के लिए इस तकनीक का उपयोग कर सकें। अगले 3 वर्षों के दौरान महिला स्वयं सहायता समूहों को 15,000 ड्रोन उपलब्ध कराए जाएंगे। महिलाओं को ड्रोन उड़ाने और उनका उपयोग करने के लिए आवश्यक प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाएगा। यह पहल कृषि में प्रौद्योगिकी के उपयोग को प्रोत्साहित करेगी। पीएम मोदी ने विकसित भारत के लिए 4 अमृत स्तंभों पर जोर दिया है। उन्होंने इसके लिए नारी शक्ति, युवा शक्ति, किसान और भारत के गरीब परिवारों को केंद्र में रखा है। हमारी सरकार माई बाप सरकार नहीं है, बल्कि हमारी सरकार तो महतारी पिता की सेवक सरकार है। माँ बाप का जो एक बच्चा सेवा भाव करता है ना, वैसे ही ये मोदी आपकी सेवा का काम करता है। और मेरे लिए तो जो गरीब है, जो वंचित है, वे सब लोग
जिनको कोई पूछता नहीं है, जिनके लिए सरकारी दफ्तरों के दरवाजे तक बंद है, जिनको कोई नहीं पूछता है, उनको मोदी सबसे पहले पूछता है। मोदी पूछता ही है ऐसा नहीं, मोदी पूजता भी है। मेरे लिए तो देश का हर गरीब मेरे लिए वीआईपी है। यही तो है देश का सबसे पुराना पंचांग। 1937 से लेकर आज तक लाला राम स्वरूप का आरसी एंड सन्स वाला कालांतर। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। मोदी सरकार की गारंटी, महिलाओं के लिए धुआं मुक्त रसोई। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 10 करोड़ गैस कनेक्शन। हमारा संकल्प विकसित भारत। मैं डॉक्टर रोहित गोस्वामी, ग्रो एग्रो से। इस वर्ष हम कामना करते हैं आपके पशु स्वस्थ रहे, सेहतमंद रहे और ग्रो एग्रो की तरफ से आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए एनपीएस जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, एनपीएस से आज ही करें तैयारी। एनपीएस जरूरी है। हम अपना भविष्य खुद बनाएंगे, हम अपना भाग्य खुद तय करेंगे। भविष्य का भारत आप ही के हाथों में है। अब भी मौका है देश के निर्माण में एकजुट होने का। वो कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए। करदाता कृपया ध्यान दें, यदि आपने अब तक निर्धारण वर्ष 2023-24 की अपनी टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की है तो लेट फीस के साथ 31 दिसंबर 2023 तक आप अपनी टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। और यदि आपने निर्धारण वर्ष 2023-24 की अपनी टैक्स रिटर्न ड्यू डेट से पहले फाइल की थी तो आप अपनी रिवाइज्ड रिटर्न बिना लेट फीस के 31 दिसंबर 2023 तक फाइल कर सकते हैं। याद रखें, निर्धारण वर्ष 2023-24 की टैक्स रिटर्न भरने की अंतिम तिथि है 31 दिसंबर 2023। प्रत्येक आय करदाता एक राष्ट्र निर्माता। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। कितने हसीन सपने हैं इन नन्ही आंखों में, चेहरे पे वो मुस्कान, खुला आसमान और उसमें उड़ती पतंग। इस पतंग को नहीं कटने देंगे हम, इस मुस्कान को एक खुशी बनाएंगे हम। एक सपना खुली आंखों से हमने देखा है, फिर से एकजुट हो जाएंगे हौसले। टीबी मुक्त भारत बनाएंगे। To help India be TB free by 2025. टीबी हारेगा, देश जीतेगा। उजाला योजना के तहत देश में एलईडी बल्बों की क्रांति से शहरी और ग्रामीण परिवारों का बिजली बिल काफी कम हो गया है। आज के समय में वन नेशन वन राशन कार्ड से बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूरों की मदद हो रही है। पिछले 9 वर्षों में गरीब परिवारों को 4 करोड़ से अधिक मकान दिए गए हैं, जिनमें से 1 करोड़ शहरी गरीब लाभार्थियों को प्रदान किए गए हैं। क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना से सरकार मध्यम वर्गीय परिवारों के अपने घर के सपने को साकार करने में भी हर संभव सहायता कर रही है। जिनके पास अपना मकान नहीं है, उनके लिए उचित किराया सुनिश्चित करने और प्रवासी मजदूरों के लिए विशेष परिसर बनाने जैसे सरकार के प्रयास भी सराहनीय हैं। शहरों में गरीबों और मध्यम वर्गीय परिवारों को बेहतर जीवन प्रदान करने का एक और प्रमुख साधन सार्वजनिक परिवहन है। पिछले 10 वर्षों में आधुनिक सार्वजनिक परिवहन के लिए जो कार्य किया गया है वह अतुलनीय है। पिछले 10 वर्षों में 15 नए शहरों को मेट्रो सेवा मिली है, जबकि 27 शहरों में या तो मेट्रो का काम पूरा हो चुका है या अभी चल रहा है। पीएम ई बस सेवा अभियान के तहत कई शहरों में इलेक्ट्रिक बसें चलाई जा रही हैं। पीएम मोदी की गारंटी वाली गाड़ी जिस भी शहर, कस्बे, गांव और गली मोहल्ले से गुजर रही है, वहां बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो सरकारी योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं। समाज के अंतिम पायदान में खड़े लोग जब मुख्य धारा से खुद को जुड़ा हुआ पाते हैं तो उनकी खुशी देखते ही बनती है। ये वो लोग हैं जिन तक विकास सिर्फ नारों से पहुंचा और सुविधा सिर्फ कागजों में। अब तो 5 लाख तक इलाज की सुविधा वाला आयुष्मान कार्ड हो या घटना दुर्घटना के समय विकट स्थिति के दौरान मदद प्रदान करने वाला जीवन ज्योति बीमा योजना हो, सब अब सरकार घर घर पहुंचकर प्रदान कर रही है।
एक तरफ जहां किसान सम्मान निधि हो, फिर पीएम गरीब कल्याण योजना हो, या फिर स्वरोजगार के लिए विश्वकर्मा स्वनिधि और मुद्रा योजना हो, घर घर तक 100% लाभ पहुंचाने का लक्ष्य सरकार ने निर्धारित किया है और ये मोदी की गारंटी वाली गाड़ी से पहुंच भी रहा है। गरीब लोगों को अपनी 9 साल के सरकार में गरीब लोगों का जो बेनिफिट दिए हैं, जैसे PMAY के मकान हो, पहले साल का 1 मकान आया करता था, अब महीने में 100 मकान हमारी पंचायतों में PMAY के मकान आ रहे हैं। और रही बात 2-2 हजार किसान वाले, सीधे डायरेक्ट उनके अकाउंट में आ रहे हैं। पहले हमारा घर कच्चा था, चूहा चोता था, अब मोदी सरकार ने पक्का करके दिया, हम ऐश कर रहे हैं, सिलेंडर मिले हैं हमें, राशन मुक्त का खा रहे हैं और मोदी सरकार का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं स्ट्रीट वेंडर योजना के तहत में 3 महीने पहले अप्लाई किया था लोन, उसके लिए मेरे को तुरंत लोन मिल गया था, जिससे मैंने अपना चाउमीन का ठेला लगाया था, जो अभी सही ढंग से मेरा चल रहा है। बहुत अच्छी खासी इसका मुझे लाभ प्राप्त हुआ है। 5,000 रुपया हमको गर्भवती थी तो लाभ मिला 2 किस्तों में। इसके लिए प्रधानमंत्री जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। जब मुझे फर्स्ट प्रेगनेंसी हुई तो मैं अपने आंगनवाड़ी सेंटर में गई अपना नाम रजिस्टर करवाने, जिसमें मेरी आंगनवाड़ी वर्कर ने मेरे को PMMVY स्कीम के बारे में अवेयर करवाया। फिर मैंने अपने फॉर्म सबमिट किया, जिससे मुझे टोटल 3 इंस्टॉलमेंट में 5,000 का फ़ायदा हुआ। पहले हमारे पास पैसे नहीं होते थे, हम नहीं खाद ले पाते थे, नहीं कुछ टाइम की खेती बाड़ी कर पाते थे। अब से जब हमारे अकाउंट में 1 साल से 6,000 रुपये आ रहा है, हम अच्छे ढंग से खेती बाड़ी कर रहे हैं। मुझे एक्चुअली स्टोन की प्रॉब्लम थी तो मैंने अपडेट करवाना था, तो मैं इतना, हम मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो इतना नहीं था कि मैं इतने सारे पैसे अफोर्ड कर सकती। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये जो आयुष्मान की सुविधा हमें दी है, इससे बढ़कर मैं समझती हूँ कि और कोई भी सुविधा नहीं है, ये हमारे लिए एक गॉड गिफ्ट है। तो मैं प्रधानमंत्री जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। साल में 6,000 मिलता है और वो मिल जाता है तो कुछ खेती पाती में भर्ती लगा देते हैं। 2003 महीने का हमें आता है, तो इसका हमें बहुत फ़ायदा मिलता है कि बीज वगैरह कुछ फसल वगैरह उगा सकते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि जैसे हमें फ़ायदा हो रहा है सभी को ऐसे ही हो। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हम भारत की सभी औरतों के लिए और उनके सम्मान और उत्थान के लिए बहुत ही कल्याणकारी योजनाएं, लाभकारी योजनाएं चलाई हैं, जिनका हम सभी बहनें उनका लाभ उठाती हैं। एक तो उज्ज्वला योजना है, जिससे हम सभी महिलाओं को जो है वो गैस फ्री में मिली हैं, उनका हम बहनें बहुत बहुत लाभ उठा रही हैं। एक जनधन योजना है, उसके भी द्वारा हम बहुत लाभ उठा रहे हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये भी अच्छी योजना है। आयुष्मान योजना है, जिससे हम मतलब मेडिकल का लाभ ले रहे हैं। पहले जो हमारा मकान था वो कच्चा बना था और बरसात में चूता था, हम लोग बहुत परेशान थे घर में, लेकिन हमको मोदी ने आवास योजना दे दिया, मेरा मकान पक्का हो गया और हम लोग सब सुखी से रहते हैं। और गैस भी कनेक्शन है घर में, लाइट भी है घर में। और मोदी जी को आपको हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। अब मोदी जी ने हमको आवास दे दिया, उसी में पक्के मकान में रह रही हूँ और हमारे पास में शौचालय है और राशन भी मिलता है, पेंसिल भी मिलती है। मोदी जी को धन्यवाद। मुझे शासन द्वारा PM सम्मान निधि में 15 किस्तें मिल चुकी हैं। इन 15 किस्तों से खाद बीज दवा लेता हूं और सरकारी विभाग से बीज लाता हूं, उससे मुझे अनुदान प्राप्त होता है। गैस सिलेंडर मिला था और पहले कच्चा घर था और चूने लगा था, फिर मोदी ने कॉलोनी दिया, अब पक्का घर बन गया। वो 5 लाख तक उसमें जो है फ्री इलाज क्या है उसमें, उससे मेरे जो है कमर में दर्द, अंदर जो है जो तकलीफ है उसका इलाज मैंने करवाया। मैंने अपने रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन कानपुर में करवाया तो 1.5 लाख का बिल बना, तो हमने इसी कार्ड से भुगतान किया। हमने वहाँ पर इलाज करवाया, पूरी दवाई ऑपरेशन जितना हमारा बिल बना सब इसी से भुगतान किया गया। छोटे किसानों को संगठित करने के FPO और PAC जैसे सहकारी उद्यमों को मजबूती प्रदान की गई है। PM मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार का प्रयास है कि आपसी सहयोग भारत के ग्रामीण जीवन का एक मजबूत पहलू बनकर उभरे। अब तक आमतौर पर दूध और गन्ना क्षेत्र में सहयोग के लाभ देखे गए हैं। अब इसका विस्तार खेती के अन्य क्षेत्रों और मत्स्य पालन जैसे क्षेत्रों में भी किया जा रहा है। सरकार आने वाले समय में 2 लाख गांवों में नए पैक्स बनाने के लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रही है। डेयरी और भंडारण में सहकारी समाधान को बढ़ावा देने के प्रस्तावों को लागू करना भी सरकार की प्राथमिकताओं में है।
खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में 2 लाख से अधिक सूक्ष्म उद्योगों को मजबूत करने के भी प्रयास किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक जिला एक उत्पाद योजना को बल दिया जा रहा है। इसके साथ ही वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देना सरकार की प्रमुख प्राथमिकता है। मोदी की गारंटी की गाड़ी लोगों को स्थानीय उत्पादों के बारे में जानकारी दे रही है और इन उत्पादों को सरकारी ई-बाजार जैम पोर्टल पर भी पंजीकृत किया जा सकता है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के कार्यक्रमों में केंद्रीय मंत्री सहित गणमान्य लोग भी अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। आज के समय में यह एक सरकारी पहल से जन आंदोलन में बदल चुका है। विकसित भारत संकल्प यात्रा ये देश के कोने कोने में देश के लोगों को केंद्र सरकार की योजनाओं से अवगत भी करवा रही है। न केवल जानकारी बल्कि सुविधाएं, जो लोग वंचित रह गए थे वो अपने फॉर्म भी भर रहे हैं। चाहे आयुष्मान भारत हो, आवास योजना हो, आपका आधार कार्ड हो, ऐसी अनेक योजनाओं का लाभ विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से मिल रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है जो लाभार्थी छूटा हुआ है, इस विकसित भारत यात्रा के माध्यम से उन लाभार्थियों को समायोजन करना, उनको लाभ पहुंचाना। एक नए युग की शुरुआत जिसमें मोदी जी के माध्यम से आज किस्मत हमारा दरवाजा खटखटा करके हमसे पूछती है कि तुम्हारे भाग में ये लिखा है, तुमने अभी तक उसका लाभ नहीं लिया। इसका लाभ शहरी निवासियों की सामाजिक सुरक्षा के लिए सरकार ने अपनी प्रतिबद्धता को बार बार दोहराया है। अटल पेंशन योजना में 6 करोड़ ग्राहक हैं, जिनके लिए 60 साल की उम्र के बाद 5,000 रुपए की मासिक पेंशन सुनिश्चित की गई है। पीएम सुरक्षा बीमा योजना और जीवन ज्योति योजना 2 लाख रुपए तक का जीवन कवर प्रदान कर रही है। इन योजनाओं के तहत 17,000 करोड़ रुपए के दावों का निपटान पहले ही किया जा चुका है। आज के समय में जन औषधि केंद्र गरीबों और मध्यम वर्ग के लिए सस्ती दरों पर दवाएं खरीदने का केंद्र बन चुका है। जन औषधि केंद्रों को अब मोदी की दवा की दुकान कहा जा रहा है। ऐसे केंद्रों पर लगभग 2000 प्रकार की दवाएं 80 से 90% छूट पर बेची जाती हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान ली जाने वाली शपथ अब जीवन का मंत्र बन गई है। पीएम मोदी ने चाहे सरकारी कर्मचारी हो, जनप्रतिनिधि हो या नागरिक हो, सभी को पूरी निष्ठा के साथ एकजुट होने का आह्वान किया है। उनका कहना है कि सबके प्रयास से ही भारत का विकास होगा। विकसित भारत के संकल्प में शहरों की बहुत बड़ी भूमिका है। आजादी के बाद लंबे समय तक जो भी विकास हुआ, उसका दायरा देश के कुछ बड़े शहरों तक ही सीमित था। लेकिन आज देश में टियर 2 और टियर 3 शहरों के विकास पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। देश के सैकड़ों छोटे शहर विकसित भारत की भव्य इमारत को सशक्त बनाने वाले हैं। इस संबंध में छोटे शहरों में बुनियादी सुविधाओं को उन्नत बनाने वाले अमृत मिशन और स्मार्ट सिटी मिशन सबसे उम्दा उदाहरण हैं। आज शहरों में बढ़ी हुई सुविधाओं का लाभ गरीब, नव मध्यम वर्ग या अमीर सभी लोगों को मिल रहा है। सरकार परिवार के एक सदस्य की भांति लोगों की समस्याओं में कमी लाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। समावेशी विकास के प्रति अपनी दृढ़ प्रतिबद्धता के साथ विकसित भारत संकल्प यात्रा यह सुनिश्चित कर रही है कि कोई भी नागरिक पीछे न छूटे, कोई भी वंचित अपने हक से महरूम न हो पाए।